Hello children, in this video, in the chapter The Fundamental Unit of Life, we are going to learn about division of labor and then four things related to cell, that is cell shape, cell size, cell volume and cell number. Going to start with division of labor. जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम हैं वो हमारे बॉडी में डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो ये लाइफ एक्टिविटीज और लाइफ फंक्शंस को आपस में बांट लेते हैं। स्पेसिफिक कंपोनेंट, कुछ खास कंपोनेंट जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखिए ग्लूकोज सिंथेसिस एक लाइफ एक्टिविटी है। ग्लूकोज सिंथेसिस, ग्लूकोज का निर्माण करना, भोजन बनाना, ये काम क्लोरोप्लास्ट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल करता है। वेस्ट को क्लीन करना लाइसोसोम करता है। स्टोरिंग करना, स्टोरेज का काम वैक्यूल का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है और ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसलिए हम कहते हैं सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो स्पेसिफिक लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेल शेप की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेल का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। सेल का शेप बहुत वेरिएबल होता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो यहाँ पर आप देखिए अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी, इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता इनके सेल का। फिर आगे देखते हैं हम प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स का आकार रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर पॉलीहेड्रल हो सकता है। बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, है ना। 5 साइड वाला हो सकता है, 8 साइड वाला हो सकता है। तो इस तरह से या तो रेक्टेंगुलर इसका शेप होगा या फिर पॉलीहेड्रल होगा, पॉलीहेड्रल और पॉलीगोनल। फिर एनिमल सेल, एनिमल सेल का जो शेप होता है चिल्ड्रन वो स्फेरिकल या तो गोलाकार होगा या फिर ओवल होगा, अंडाकार होगा। फिर हम देखते हैं स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर का जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। इस तरह से बीच में चौड़ा रहता है और किनारे पर जो है वो बहुत ही पतला रहता है। तो ऐसे शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। जबकि नर्व सेल का जो शेप है वो इलोंगेटेड होता है। नर्व सेल बहुत लंबा होता है, खींचा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं ये एक नर्व सेल है और किस तरह से ये लंबा खींच गया है। ये सेल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आगे खत्म होता है। तो ये इलोंगेटेड शेप होता है इसका। पिगमेंट सेल जो हमारे स्किन में जो कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्किन के कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पिगमेंट सेल्स जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं, तो वो ब्रांच्ड होते हैं। उनका जो शेप होता है वो ब्रांच होता है। इस तरह से ब्रांचिंग पाई जाती है पिगमेंट सेल में। और फिर हम देखते हैं आरबीसी को। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव, इस तरह से ये होगा कनकेव, ये वाला पोर्शन, और ये ऊपर वाला ये भी कनकेव पोर्शन होगा इस तरह से। तो ऐसा शेप होता है, यहाँ पर ऊपर से भी धंसा हुआ और नीचे से भी धंसा हुआ। इस शेप को हम बाइकनकेव बोलते हैं। और इस शेप को जब ऊपर से देखा जाता है तो वो चूंकि बीच में धंसा हुआ है और चारों तरफ से उठा हुआ रहता है, तो इसलिए ये डिस्क के आकार का लगता है, इसलिए इसको डिस्क शेप भी बोलते हैं।
इसके बाद चिल्ड्रन हम आते हैं सेल साइज की तरफ। तो सेल साइज में भी आप देखेंगे ये भी वेरिएबल होता है, ये भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। आइए देखते हैं, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल है और इसका जो लेंथ होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है और ये एक लार्जेस्ट सेल है। फिर देखिए साइकस का जो ओव्यूल होता है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हम कह सकते हैं एक तरह से ये भी प्लांट में एक लार्जेस्ट सेल है। और फिर देखिए नर्व सेल का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर तक, लगभग 1 मीटर तक का होता है। मेनिला हेम्प एक फाइबर, मेनिला हेम्प एक प्लांट है, एक तरह का फाइबर है। तो ये जो इसका जो फाइबर सेल होता है मेनिला हेम्प प्लांट का, वो लगभग 1 मीटर से ज्यादा उसकी लंबाई होती है, लेंथ उसका 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे लॉन्गेस्ट सेल भी कहते हैं। फिर आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल का जो लेंथ होता है वो 1 to 10 माइक्रो, दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का 10 to 100 माइक्रोमीटर। और फिर चिल्ड्रन यहाँ पर आप देखें दिस वन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद फिर आप देखते हैं सेल वॉल्यूम और सेल नंबर। सेल वॉल्यूम जो होता है उससे ऑर्गेनिज्म के साइज को का कुछ लेना देना नहीं होता। इट मींस दैट कि कोई एलिफेंट है और एक एंट है, तो दोनों के जो सेल होंगे उनके सेल के वॉल्यूम में जो डिफरेंस होगा वो उनकी साइज की वजह से नहीं होगा। इट मींस कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो एंट है उसका जो एंट का साइज चूंकि छोटा है इसलिए एंट के सेल का साइज भी छोटा होगा, और चूंकि एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है इसलिए एलिफेंट का जो सेल होगा उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होगा। तो ये चीज यहां पर नहीं पाई जाती है। सेल वॉल्यूम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म के साइज के। जो चीज डिपेंड करती है यहां पर ऑर्गेनिज्म के साइज पर वो होती है सेल नंबर। इट मींस कि जो सेल नंबर होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि एंट का साइज छोटा इसलिए नहीं है कि उसका सेल वॉल्यूम छोटा है, उसका साइज इसलिए छोटा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है। जबकि दूसरी तरफ एलिफेंट का जो साइज है वो बड़ा है, वो इसलिए नहीं बड़ा है क्योंकि उसका सेल वॉल्यूम बड़ा है, बल्कि वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। That's all in this class. Have a nice day. Thank you.